हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 11 हिंदी दिगंत भाग 1 का 8वां पार्ट उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अर्थात आज मैं आपको इस पाठ का आपके पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न उत्तर दिया हुआ रहता है, सेम उन्हीं प्रश्नों का आंसर बताने वाला हूं और ये प्रश्न उत्तर मैं आपको इसी क्लास में याद करवाने वाला हूं। अगर आपको इस पाठ का एक्सप्लेनेशन या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी दिगंत भाग 1 क्लास 11 हिंदी दिगंत फुल सिलेबस के प्लेलिस्ट में जाकर इस बुक के किसी भी चैप्टर के वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर सभी विषयों का पीडीएफ बिल्कुल फ्री दिया जाता है। तो इस फ्री पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन 12 सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कई बार बता रखा है, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है पाठ के साथ और एक होता है पाठ के आसपास। तो पाठ के साथ वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और यही मैं आपको करवाता हूं। और उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति में इस पाठ में आपकी पाठ्य पुस्तक में कुल 8 प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं और इस क्लास में मैं ये 8 प्रश्न उत्तर ही आपको करवाऊंगा। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस क्लास में ही मैं आपको ये 8 के 8 प्रश्न उत्तर बिल्कुल अच्छे से याद करवा दूंगा। और अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ रखा हुआ तो आपको इन क्वेश्चंस का आंसर मेरे बताने से पहले ही पता चल जाएगा, क्योंकि अगर आपने व्याख्या को समझा होगा तो। और अगर आपने पाठ की व्याख्या को नहीं भी देखा है तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सिर्फ आप ध्यान केंद्रित करके मेरी बातों को सुनते हुए चलिएगा। मैं आपको इसी क्लास में ये 8 के पाठ प्रश्न उत्तर बिल्कुल अच्छे से याद करवा दूंगा। इसलिए सिर्फ इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, लेखक ने कोसी अंचल का परिचय किस तरह दिया है। मतलब इस पाठ के जो लेखक थे वे फणीश्वर नाथ रेणु जी थे और कोसी नदी के किनारे जो कोसी अंचल था उस कोसी अंचल का परिचय लेखक ने इस पाठ में किस तरह दिया है वो आपको बताना है। तो लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने अपने संस्मरण एवं रिपोर्टाज उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति में कोसी अंचल का परिचय प्रस्तुत किया है। लेखक के अनुसार कोसी अंचल कोसी नदी का क्षेत्र है। कोसी नदी बिहार का शोक कही जाती है। लेखक के अनुसार कोसी नदी जिधर से गुजरती थी धरती बांझ हो जाती थी, सोना उपजाने वाली मिट्टी सफ़ेद बालू के मैदान में बदल जाती थी और लाखों एकड़ बंजर भूमि उत्तर नेपाल की तराई से शुरू होकर दक्षिण गंगा के किनारे तक फैली दिखाई देती है। लेखक उस वीरान एवं बंजर भूमि को बचपन से ही देखते आए हैं। दूर दूर तक कहीं हरियाली का नामो निशान भी नहीं था। लोगों के मुख पर उदासी एवं निराशा की लकीर स्पष्ट दिखाई देती थी। यह वीरान दृश्य दिन रात सुबह शाम सबके मुख पर परिलक्षित होता था। लेखक ने कोसल अंचल की भूमि को मरी हुई मिट्टी की संज्ञा दी है। लेखक ने कोसी क्षेत्र में बसने वाले लोगों को भी सजीव चित्र उपस्थित किया है। कोसी क्षेत्र के लोग बीमार, दुर्बल एवं जर्जर शरीर के क्षेत्र की दशा को दर्शाते हैं और लोगों के लिए दिल में कोसी का जो आतंक है और चेहरे पर उदासी हमेशा देखने को मिलती है। लेखक स्वयं उस क्षेत्र के निवासी हैं। उन्हें अपना बचपन याद आता है। हर साल उनके दर्जनों साथी कोसी नदी के उस कोसी के प्रकोप के काल से उस काल में समा जाते थे। जो लोग दिखाई भी देते थे उन्हें लगता था कि अगले वर्ष वे भी दिखाई देंगे या नहीं। अब मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा था। इस पाठ के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं और फणीश्वर नाथ रेणु जी ने इस पाठ में कोसी अंचल का परिचय कोसी अंचल के बारे में क्या बताया है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो पाठ में मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया था कि कोसी जो है वो उसको बिहार का शोक कहा जाता है। आपने क्लास 10th में सोशल साइंस में सामाजिक विज्ञान में भी पढ़ा होगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ये जो पाठ है उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति, ये लेखक का एक रिपोर्टाज है और उसमें भी बताते हैं कि कोसी नदी जो है उसे बिहार का शोक कहा जाता है। लेखक के अनुसार लेखक का कहना है कि कोसी नदी जिधर से भी गुजरती है उधर की जो धरती है वो बांझ हो जाती है, क्योंकि कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है वो नेपाल से है और वह इतना अधिक पानी अपने साथ लेकर आती है, इतना अधिक बाढ़ और तबाही लेकर चलती है कि वह जिधर से गुजरती थी उधर का जो धरती है वो बांझ हो जाता था। वहाँ जो पहले सोना उपजाने वाली मिट्टी हुआ करती थी, काली मिट्टी,
वह काली मिट्टी वहाँ बाढ़ आने के कारण सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद बालू के मैदान में बदल जाती थी और लाखों एकड़ बंजर भूमि उत्तर नेपाल के तराई से शुरू होकर दक्षिण गंगा के किनारे तक फैली दिखाई देती थी। मतलब जहाँ से उस नदी का शुरुआत था और जहाँ उस नदी का अंत होता था, उस पूरे जगह के लाखों एकड़ बंजर भूमि को वह भूमि को बंजर बना देती थी और सोना उपजाने वाली जो मिट्टी हुआ करती थी उसको वह सफ़ेद बालू में कन्वर्ट कर दिया करती थी, जो बिहार की शोक कही जाने वाली कोसी नदी थी। लेखक कहते हैं कि उस वीरान एवं बंजर भूमि को वो बचपन से देखते आए हैं। वहाँ उन्होंने देखा था कि दूर दूर तक हरियाली का नामो निशान नहीं था। लोगों के मुख पर सिर्फ और सिर्फ उदासी और निराशा की लकीर दिखाई दिया करती थी। सुबह शाम दिन रात उनके मुख पर सिर्फ यही दृश्य दिखता था कि किस तरह से वे इस पीड़ा से, इस समस्या से बिल्कुल ही परेशान है। लेखक ने कोसी अंचल की भूमि को मरी हुई मिट्टी की संज्ञा दी है, क्योंकि वहाँ पर किसी तरह का कोई फसल नहीं हो पाता था। लेखक ने कोसी क्षेत्र में बसने वाले लोगों का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। कोसी क्षेत्र के लोग जो हुआ करते थे वे बीमार एवं दुर्बल जर्जर शरीर के क्षेत्र की दशा को दर्शाते हैं। लोगों के दिल में कोसी का जो आतंक था वो चेहरे और उदासी, मतलब लोगों के दिल में जो कोसी नदी का आतंक था वो उनके चेहरे पर हमेशा दिखाई दिया करता था, उनकी उदासी से। और लेखक कहते हैं कि वे स्वयं उस क्षेत्र के निवासी थे। उन्हें अपना बचपन याद आता है। हर साल उनके कुछ दर्जनों साथी, मतलब हर साल उनके अधिकतर साथी जो थे वे उस प्रकोप के काल में समा जाते थे। मतलब वहाँ जो इतनी मलेरिया जैसी, कालाजार जैसी बीमारी फैलती थी जिससे लोगों की जो मृत्यु है वो 1.5 घंटे के अंदर हो जाती थी। मैंने आपको पाठ में पढ़ाया था। तो उनके जो साथी थे उनकी मृत्यु हो जाती थी और उन्हें भी डर लगता था। उन्हें ये लगता था कि जो लोग दिखाई भी हम लोगों को दे रहे हैं, ऐसा लगता था अगले वर्ष वे भी दिखाई देंगे या नहीं, वे भी तो इस काल में नहीं समा जाएंगे। तो कोसी अंचल का इसी तरह लेखक ने परिचय दिया है। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और कोसी नदी जो है वह इस तरह से बाढ़ लेकर आती है कि वह जिधर से गुजरती है उधर की धरती बांझ हो जाती है। वहाँ सोने उपजाने वाली जो मिट्टी है वो सफ़ेद बालू में कन्वर्ट हो जाती है और कहाँ से वह शुरू होती है और कहाँ समाप्त होती है ये उन्होंने बताया है। उन्होंने बचपन से उस नदी के प्रकोप को अपने आंखों से देखा था, इसलिए उन्होंने उन सभी चीज़ों का सजीव चित्रण किया था और लोगों के मन में किस तरह से कोसी नदी का आतंक फैला हुआ है उसके बारे में इस कोसी अंचल वाले क्वेश्चन में उन्होंने बताया था पाठ में। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जब लेखक कोसी या उसके किसी अंचल के संबंध में कुछ कहने या लिखने बैठता तो बात जो है वो बहुत हद तक व्यक्तिगत हो जाती, ऐसा क्यों? मतलब इस पाठ के जो लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं वे जब भी कोसी के बारे में या फिर उसके अंचल के संबंध में कुछ कहने चाहते थे या फिर कुछ लिखने बैठते थे तो उनकी जो बात थी वो कुछ हद तक व्यक्तिगत हो जाती थी, मतलब कि पर्सनल हो जाती थी। तो ऐसा क्यों होता था वो आपको बताना है। उत्तरी स्वप्न परिहरित क्रांति में लेखक ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि जब वह कोसी या किसी अंचल के संबंध में कुछ भी कहने या लिखने बैठता है तो वह वर्णन जो है वो तटस्थ नहीं रह पाता, उसमें लेखक की व्यक्तिकता का सन्निवेश हो ही जाता है। ऐसा संभवतः इसलिए होता है कि कोसी के साथ लेखक का भावात्मक एवं रागात्मक संबंध है। उसके स्वभाव संस्कार में कोसी जो है वो पूरी तरह रची बसी है, अतः उसके वर्णन चित्रण में व्यक्तिकता जो है वो घुल मिल जाती है। मतलब लेखक वहीं जन्म लिए थे, लेखक बचपन में वहीं बड़े हुए थे, इसीलिए उनका कहना सिर्फ और सिर्फ यही है कि जब भी वे कोसी नदी के बारे में या फिर उस अंचल के बारे में कोई भी उपन्यास में उसका जिक्र करते थे, मतलब उसके बारे में कुछ भी लिखने बैठते थे या फिर कुछ भी कहने बैठते थे तो उनकी जो बात थी वो बहुत हद तक व्यक्तिगत हो जाती थी। वो ऐसा क्यों होती थी वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इस पाठ के लेखक ने पाठ में स्पष्ट स्वीकार किया है कि जब भी वे कोसी या उसके अंचल के संबंध में कुछ भी कहने या लिखने बैठते थे तो वे वर्णन, मतलब वो जिस चीज़ का वर्णन करने जा रहे होते हैं उस चीज़ का पूरा वर्णन नहीं कर पाते हैं, वह जो है वो तटस्थ नहीं रह पाता, उसमें लेखक की जो व्यक्तिकता है उसका सन्निवेश हो ही जाता है। और ऐसा संभवतः इसीलिए होता है क्योंकि कोसी के साथ लेखक का भावात्मक एवं रागात्मक संबंध है और उसके जो स्वभाव है वो संस्कार में कोसी पूरी तरह रची बसी है, अतः उसके वर्णन चित्रण में उनकी जो व्यक्तिकता है वो घुल मिल जाती है। इसीलिए जब भी वो उसके बारे में कुछ कहने बैठते हैं, कुछ लिखने बैठते हैं तो उसका जो संबंध है वो व्यक्तिगत हो जाता है। इसका यही रीज़न था। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पाठ में लेखक ने कोसी को माई भी कहा है और डाइन कोसी शीर्षक से रिपोर्टाज लिखने की भी चर्चा की है। लेखक का कोसी से कौन सा रिश्ता है? मतलब पाठ में आपने पढ़ा था कि इस पाठ के जो लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं उन्होंने एक बार तो कोसी नदी को माई कहकर, मतलब माँ कहकर भी पुकारा है और उन्होंने एक रिपोर्टाज की रचना की थी जिसका नाम था डायन कोसी। मतलब उन्होंने कोसी नदी को माँ भी कहा है और डायन भी कहा है। तो वास्तव में वे लेखक का कोसी से कैसा रिश्ता है, मतलब डायन वाला रिश्ता है या फिर माँ पुत्र वाला रिश्ता है, वो आपसे पूछा जा रहा है।
लेखक फणीश्वरनाथ रेणु का कोसी से अटूट रिश्ता था। कोसी को उन्होंने माता कहकर भी पुकारा है, मतलब माई कहकर भी पुकारा है। उनकी दृष्टि में कोसी जो है वो माई है। उनकी नज़र में कोसी का जल जो है वो पवित्र है, इसलिए उन्होंने कोसी को पुण्य सलीला भी कहा है। पुण्य सलीला उसको कहते हैं, पवित्र जल वाले को पुण्य सलीला कहा जाता है, इसलिए उन्होंने कोसी को जल को पवित्र कहा है और उन्होंने कोसी को पुण्य सलीला उपमा से भी प्रभावित किया है। कोसी को उन्होंने तांत्रिकों की देवी भी माना है, इसलिए वे छिन्न माता कहकर उसको पुकारते हैं कोसी नदी को। कोसी के भयानक एवं भयावहता को देखकर वे उसे भीमा एवं भयानक भी कहते हैं। कोसी की परियोजना से क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ मिला, लोगों की भी खुशहाली आई, इसलिए वे उसे प्रभावती भी कहते हैं। साथ ही कोसी की भयानक छवि से भयभीत होकर लेखक ने 20-22 वर्ष पूर्व डायन कोसी शीर्षक से रिपोर्टाज भी जनता पत्रिका में प्रकाशित किया था। रिपोर्टाज गद्य लेखक की आधुनिक विधा है। आंखों देखी या कानों सुनी जीवन की किसी सच्ची घटना पर आधारित जानकारी ही रिपोर्टाज कहलाती है। मतलब रिपोर्टाज उसे कहते हैं जो आंखों देखी या फिर कानों सुनी घटना होती है, उसे रिपोर्टाज में लिखा जाता है। इसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं होता, यह तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट होती है। कोसी नदी के क्षेत्र के वासियों को तबाह किया था, मतलब जो कोसी नदी था उसने वहाँ के क्षेत्र में रहने वाले वासियों को तबाह कर दिया था। संपूर्ण उपजाऊ भूमि जो थी वो वीरान हो गई थी, दूर दूर तक कहीं हरियाली नहीं दिखाई पड़ती थी। लेखक भी कोसी की निर्दयता से त्रस्त थे, इसलिए उन्होंने कोसी को डायन कहकर पुकारा। इतना ही नहीं, उन्होंने डायन कोसी नामक एक रिपोर्टाज भी जनता पत्रिका में प्रकाशित किया था। अतः लेखक ने कोसी एक वरदान एवं कोसी एक अभिशाप दोनों रूप में कोसी से अपना रिश्ता जोड़ा है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि पाठ के जो लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी ने, उन्होंने कोसी को माई भी कहा है और कोसी को डायन भी कहा है। तो उनका जो कैसा रिश्ता है कोसी नदी के साथ, तो उनका जो रिश्ता है वो कोसी एक वरदान कोसी एक अभिशाप दोनों रूप में उन्होंने कोसी नदी से रिश्ता जोड़ा है। अब मैं आपको समझाता हूँ उन्होंने कोसी नदी को माई क्यों कहा था। कोसी नदी को उन्होंने माई इसीलिए कहा था क्योंकि कोसी नदी का जो जल था वो बहुत अधिक पवित्र था। वे कहते हैं उन्होंने कोसी नदी को पुण्य सलीला भी कहा था और उसको तांत्रिकों की देवी भी माना था। कोसी की जब परियोजना हुई थी, मतलब जब कोसी प्रोजेक्ट आया था, जो कोसी परियोजना आया था, तो उस नदी के किनारे डैम बनाकर उसके जल को संग्रहित करके वहाँ के लोग सिंचाई में यूज करने लगे थे और वहाँ की जो भूमि थी वो हरी भरी हो गई थी। और इसीलिए उस कारण जो पहले का शोक था कोसी नदी के कारण वो हर्ष और उल्लास में बदल गया था, वो खुशियों में बदल गया था। इसीलिए लेखक ने कोसी को माई कहकर पुकारा है, कोसी को माँ की उपमा दी है। और 20-22 वर्ष पहले, मतलब वे कहते हैं कि 20-22 वर्ष पहले लेखक ने एक डायन कोसी शीर्षक से एक रिपोर्टाज जनता पत्रिका में प्रकाशित किया था, क्योंकि 20-22 साल पहले कोसी नदी में ऐसी बाढ़ आती थी कि वहाँ जहाँ से गुजरती थी वहाँ की भूमि को बंजर बना देती थी। वो कहते हैं कि 20-22 वर्ष पहले कोसी नदी का जो बाढ़ था उस प्रकोप से सोना उपजाने वाली मिट्टी जो है वो बिल्कुल ही वीरान हो जाती थी, वह बिल्कुल ही बंजर भूमि बदल जाती थी। इसीलिए उन्होंने 20-22 वर्ष पहले जनता पत्रिका में एक रिपोर्टाज लिखा था और उस रिपोर्टाज का जो शीर्षक था, जो नाम था, वो डायन कोसी था। सबसे पहले इसमें यह बताया गया है कि जो आंखों देखी या कानों सुनी जो जीवन की सच्ची घटना पर आधारित जानकारी होती है उसे रिपोर्टाज कहा जाता है और इसे कल्पना का कोई स्थान नहीं होता है। तो कोसी नदी जो है उस नदी ने वहाँ के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को तबाह कर दिया था। वहाँ की संपूर्ण उपजाऊ भूमि जो है वो वीरान हो गई थी और दूर दूर तक कहीं भी हरियाली नहीं दिखाई पड़ती थी। ये 20-22 वर्ष पहले का बात है। लेखक भी कोसी की निर्दयता से बिल्कुल ही त्रस्त थे, इसलिए उन्होंने कोसी को डायन कहकर पुकारा था। और इतना ही नहीं, उन्होंने डायन कोसी नामक एक रिपोर्टाज भी जनता पत्रिका में प्रकाशित किया था। अतः लेखक ने कोसी को माँ क्यों कहा है वो भी मैंने अच्छे से समझा दिया है आपको, क्योंकि जब कोसी परियोजना आई थी तो जब डैम बना था तो डैम बनने से वहाँ का जो शोक था वो हर्ष और उल्लास में बदल गया था। लेकिन 20-22 वर्ष पहले लेखक ने कोसी को डायन कोसी कहकर एक रिपोर्टाज लिखा था। उसका लिखने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ यही था क्योंकि वे भी उसकी समस्या से त्रस्त थे। जिस तरह से कोसी नदी का प्रकोप जो था उसमें रहने वाले क्षेत्रवासियों के भी ढा रही थी, मतलब वहाँ के लोगों को बिल्कुल ही समस्या से, बाढ़ से उनकी ज़मीन को बिल्कुल ही बंजर बना रही थी। तो उसी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने उसको डायन कोसी भी कहा था। अतः लेखक कहते हैं कि कोसी एक वरदान एवं कोसी एक अभिशाप दोनों रूप में वे कोसी से अपना रिश्ता जोड़ते हैं।
तो ये था आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर। मैं सभी क्वेश्चंस आपको बिल्कुल आसानी से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आपको जो मैं समझा रहा हूँ सिर्फ आपको वही समझना है। अगर आपने पाठ पढ़ रखा होगा तो मैं 100% कहता हूँ मेरी बातें आपको बिल्कुल 101% अच्छे से समझ आ रही होगी। और अगर इन क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में लिखने के लिए कहा जाए तो आप कुछ ना कुछ अपने लैंग्वेज के अनुसार जरूर लिख के आइएगा, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ाता हूँ आपको ये रटना नहीं है, आपको ये समझना है। आपका जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तब आपको इसका आंसर जो आउटलाइन मैं आपको बता रहा हूँ उसके अनुसार, अपने लैंग्वेज के अनुसार लिखना है, अपनी भाषा के अनुसार लिखना है। इसलिए जिन स्टूडेंट्स ने इस पार्ट को नहीं पढ़ रखा है या फिर अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी कम समझ आ रहा है तो आप एक बार इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मैंने इसके एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल अच्छे से करवा रखा है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करें। मतलब पाठ में एक पंक्ति लिखी गई थी कि मानव ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इस पंक्ति के जरिए पाठ में लेखक क्या कहना चाहते थे? लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ने अपने संस्मरण एवं रिपोर्टाज स्वप्न परिहरी क्रांति में मानव जीवन के मार्मिक पहलू को स्पर्श किया है। यह एक सर्वविदित और सर्वज्ञात तथ्य है कि विधाता की इस सृष्टि में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उससे ऊपर अच्छा या उत्तम कोई अन्य प्राणी नहीं। इसी बात को बांग्ला के सुप्रसिद्ध कवि चंडीदास ने इस प्रकार व्यक्त किया है, सुन रे मानसी भाई सवारी ऊपर मानुष, सत्य तार ऊपर किछु नय। और कवि सुमित्रानंदन पंत की भी पंक्ति है, सुंदर है बिहरा सुमन, सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतर। मतलब विवेच्य पाठ में फणीश्वरनाथ रेणु जी ने इसी तथ्य की संपुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि यह मनुष्य ही है जो घोर निराशा और आशा की लो जलाए रहता है और अपने उद्योग से, मतलब अपने मेहनत से प्रकृति को अपने अनुकूल बना लेता है। कोसी नदी जो उत्तर बिहार की अभिशाप मानी जाती है, जिसके कारण हजारों हजार जिंदगियां पल भर में काल पलित हो जाती हैं, वहाँ भी आज़ादी के बाद हरी क्रांति के फलस्वरूप खुशहाली आ गई है। कृषि वहाँ संभव हो गई है, अमन चैन कायम है। इस प्रकार प्रस्तुत पाठ में यह पूरी तरह सत्यापित और प्रमाणित हो जाता है कि मनुष्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। वह चाहे तो कुछ भी कर सकता है, वह चाहे तो उसके द्वारा कुछ भी संभव हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि मानव ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इस पाठ के जरिए लेखक क्या कहना चाहते थे, मतलब क्या समझाना चाहते थे? तो आपको भी पता होगा इस पूरे संसार में बहुत सारे जीव रहने वाले हैं, बहुत सारे प्राणी रहते हैं, लेकिन उन प्राणियों में आपको पता है जो मानव है, मतलब जो मनुष्य है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। क्योंकि मानव और मनुष्य के पास एक ऐसा दिमाग है जिसके जरिए वह इतना अधिक आर्किटेक्चर और साइंस को डेवलप कर रहा है कि वह किसी भी प्रकृति के अनुसार परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेता है। क्योंकि कोसी नदी का जो बाढ़ था, उस बाढ़ के कारण उत्तरी बिहार के पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो बिल्कुल ही अभिशाप की तरह माना जाता था। मतलब क्योंकि वहाँ इतनी अधिक बाढ़ आती थी कि वहाँ के सभी जो ज़मीन थे वे बंजर हो जाते थे और वहाँ कृषि करने योग्य ज़मीन नहीं बचती थी, चारों तरफ बालू ही बाली रहता था। लेकिन लोगों ने दिमाग लगाकर उस कोसी नदी पर कोसी परियोजना, कोसी प्रोजेक्ट बनाया, वहाँ डैम बनाया और डैम बनाकर उस नदी के जल को कंट्रोल में किया। और कंट्रोल में करने के बाद वहाँ कृषि भी संभव हो पाई और वहाँ के जो सभी लोग हैं वे खुशहाली से रहने लगे। और वही बताई गई है कि वहाँ के लोग बिल्कुल ही खुशहाली से रहने लगे। तो यही इस पंक्ति के जरिए लेखक ने बताया है और मानव जीवन के मार्मिक पहलू को स्पर्श किया है। और उन्होंने कहा है कि ये सभी लोग जानते हैं और सभी को पता है कि विधाता की सृष्टि में मनुष्य जो वह सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और इससे ऊपर कोई भी प्राणी नहीं है। इस बात को बांग्ला के सुप्रसिद्ध कवि चंडीदास ने कहा है कि सुन रे मानसी भाई सवारी ऊपर मानुष, सत्यतार ऊपर किछुनाय। और कवि सुमित्रानंदन पंत की भी पंक्ति है, सुंदर है बिहरा सुमन, सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतर। तो अगर आप इन पंक्तियों को नहीं भी लिखते हैं एग्जाम में, जो मैंने अभी आपको समझाया उसको लिखते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फुल मार्क्स मिलेंगे। इस पार्ट में रेणु जी ने यही बताया है और इस तथ्य की संपुष्टि की है कि जो घोर निराशा और आशा की लो जलाए रहता है, उसमें भी उद्योग से, मतलब उसमें भी मेहनत से प्रकृति को जो मनुष्य है वो अपने अनुकूल बना लेता है। कोसी नदी जो उत्तर बिहार की अभिशाप मानी जाती है, जिसके कारण हजारों हजार जिंदगियां जो है वो पल भर में नष्ट हो जाती थी, वहाँ आज़ादी के बाद आज हरी क्रांति के फलस्वरूप जब से हरी क्रांति वहाँ लागू हुई, वहाँ खुशहाली आ गई, वहाँ कृषि संभव हो पाई, अमन चैन कायम हुआ। इस प्रकार प्रस्तुत पाठ में यह पूरी तरह सत्यापित और प्रमाणित हो जाता है कि मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, वह चाहे तो कुछ भी संभव हो सकता है। इसीलिए पाठ में लेखक ने विधाता में सृष्टि के सबसे जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना है वो मनुष्य को माना है।
सुदामा जी की किस कथा का उल्लेख लेखक ने पाठ में किया है? तो अगर आपने पाठ में पढ़ा होगा तो मैंने इसके बारे में आपको पाठ में बताया था कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर का जरूर पूछा जाएगा। तो ये वही क्वेश्चन है कि सुदामा जी की किस कथा का उल्लेख लेखक ने इस पाठ में किया। तो वो आप कथा समझिए, मतलब ये एक तरह का शॉर्ट स्टोरी है। लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने अपने पाठ उत्तरी स्वपन परी हरि क्रांति में सुदामा जी की कथा का उल्लेख किया है। कोसी परियोजना की सफलता के बाद कोसी अंचल की जो धरती है वो हरी भरी हो गई। मक्का, धान, गेहूं की फसलें बंजर भूमि में उगने लगी। कोसी के प्रकोप के कारण उस क्षेत्र के बहुत लोग घर द्वार छोड़कर कहीं बाहर जाकर बस गए थे और उन्हीं लोगों में एक लोग है जिसका नाम है सुदामा जी। 3 साल पहले की बात है, लेखक को अपने गांव जाने पर नई एवं रोचक कहानी मिली थी। लेखक ने गांव के एक व्यक्ति को उनकी कहानी पता चलती है कि लेखक के गांव का एक व्यक्ति गांव छोड़कर बंगाल चला गया था। कभी कभार वह गांव आ जाता था। एक बार वह 8 वर्षों तक गांव नहीं आया था, बंगाल में ही वह बस गया था। गांव में उसकी 1-1.5 बीघा जमीन थी, उसी को बेचने के लिए एक बार वह गांव आया था। स्टेशन से उतरकर उसने अपने गांव की पगडंडी पकड़ी, अपने गांव का रास्ता पकड़ा। तो कुछ दूर जाने के बाद उसने अपने गांव की ओर निगाह दौड़ाई, लेकिन उसे अपना वीरान गांव जो है वो नज़र नहीं आया। उसकी जो परती ज़मीन थी वो उसे नज़र नहीं आया। उसे लगा कि वह रास्ता भूलकर दूसरी जगह आ गया है। जहाँ तक उसकी नज़र जाती, लहलहाते धान के खेत उसे नजर आते। चारों ओर हरियाली थी, नहर, आहर, पैन, पुलिया और बांध उसे दिखाई दे रहे थे। वह व्यक्ति समझ बैठा कि वह नींद में किसी दूसरे स्टेशन पर उतर गया है। वह स्टेशन लौट जाता है और चिंतित होकर पूछने लगता है कि क्या यह वही स्टेशन है। तो उसको पता चलता है कि हाँ, यह वही स्टेशन है। तो उसका जो गांव है वो कहाँ चला गया। बाद में पता चला कि यह वही स्टेशन है और यह वही गांव है जहां वह रहता था। गांव के लड़कों ने उस आदमी का जो नया नाम दिया था वो सुदामा जी दिया था। जिस प्रकार सुदामा जी जब कृष्ण के दरबार से लौटकर अपने घर आए थे और विशाल महल देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह जो महल है वह उनका ही घर है। लेखक के गांव के सुदामा जी भी अपना गांव और अपना ज़मीन देखकर जो है वो घबरा गए थे। जब वास्तविकता का उनको पता चला तो वे गांव में फिर बस गए, अपना परिवार उठाकर फिर गांव आ गए। अब वे अपने 1.5 बीघा ज़मीन में 3-3 फसल उगाने लगे साल भर में, और लोग उन्हें सुदामा जी कहकर पुकारने लगे। इस पाठ में मतलब सुदामा जी के बारे में इस कथा के जरिए इस पाठ में किस कथा का उल्लेख किया गया है, इस पाठ में लेखक ने वही आपको बताना है। तो मैंने आपको पाठ में बिल्कुल अच्छे से समझाया था। एक बार मैं आपको इसी चीज़ को शॉर्टकट में समझा देता हूँ। ये आपका एग्जाम में इसका आंसर लॉन्ग है, ये आपके एग्जाम में जब भी आएगा तो 5 नंबर का आएगा। और जो मैं आपको समझाता हूँ बस उसे याद रखिएगा। आप इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही लिख के आइएगा एग्जाम में। जब लेखक बताते हैं कि जब कोसी परियोजना नहीं आई थी तो 20-22 वर्ष पहले उन्होंने भी कोसी को डायन कहकर एक रिपोर्टाज लिखा था, जैसा कि मैंने आपको पहले दूसरा क्वेश्चन में पढ़ा दिया। तो जब कोसी डायन का स्वरूप लिए हुए थी, जब कोसी के बाढ़ से वहाँ की जीवन जो थी वो पूरी तरह से वीरान हो गई थी, वहाँ के जो सभी ज़मीन थे वो बंजर हो गए थे। तो उस समय वे कहते हैं कि 3 साल पहले की बात है, उनके गाँव की एक ऐसी कहानी है जो सुनने को मिली थी उनको। वे कहते हैं कि उनके गांव का एक व्यक्ति जो है वो उस गांव को छोड़कर, क्योंकि उस गांव में ना ही खेती होती थी ना ही लोग रह पाते थे, वहाँ लोग बीमारी से होकर मर जाते थे, मतलब उनका जीवन भी वहाँ नहीं बच पाता था। इसलिए उस गांव का एक व्यक्ति उस गांव को छोड़कर पूर्वी साइड पश्चिम बंगाल चला जाता है और पश्चिम बंगाल में भी वह कमाने लगता है और वहीं बह जाता है। पहले तो वह कभी कभार गाँव आता था, होली दीपावली में घर आ जाया करता था, लेकिन 8 साल वह लगातार गाँव ही नहीं आता है। 8 वर्षों तक जब वह लगातार गांव नहीं आता है तो वह बंगाल में ही बस गया था। लेकिन गांव में उसकी 1-1.5 बीघा ज़मीन थी और 8 साल बाद वह गांव में उसी 1-1.5 बीघा ज़मीन को बेचने के लिए आता है। तो जब वह स्टेशन पर उतरकर अपने गांव का रास्ता पकड़ता है तो अपने गांव का रास्ता पकड़ने के बाद कुछ दूर जाने के बाद उसे अपने गाँव की ओर निगाह दौड़ाती है, मतलब अपने गाँव की ओर देखता है। तो उसका जो वीरान गाँव था वो उसे नज़र ही नहीं आता है। वह सोच में पड़ जाता है कि मेरा जो गाँव है वो कहाँ चला गया। उसकी जो परती ज़मीन थी, उसकी जो खाली ज़मीन थी, उसकी जो बंजर भूमि थी वो उसे नज़र नहीं आती है। उसे ऐसा लगता है कि वह अपना रास्ता भूलकर किसी दूसरे गांव में आ गया। फिर वह सोचने लगता है कि लगता है मैं नींद में किसी दूसरे स्टेशन पर उतर गया हूं और किसी दूसरे गांव में आ गया हूं। तो फिर क्या करता है, वो दोबारा स्टेशन पर लौट जाता है और दोबारा स्टेशन पर लौट कर वहाँ पूछता है कि क्या यह वही स्टेशन है। तो वहाँ के जो लोग हैं उसको बताते हैं कि हाँ यह वही स्टेशन है। तो वह यह सोचने लगता है कि उसका गांव कहाँ चला गया। बाद में उसे पता चलता है कि उसका जो गांव है वो कोसी परियोजना जब लागू हुआ था, जब कोसी परियोजना के अंतर्गत, कोसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत डैम बना था, तो उससे यहाँ के जो पानी थी उसको कंट्रोल कर लिया गया है और यहाँ अब कृषि भी संभव है। और यहाँ धान की खेती से, हरी भरी घासों से इसका जो ज़मीन था वो चारों तरफ लहरा रहा था। धान और गेहूँ की बालियाँ झूम रही थी।
तो गांव के जो कुछ लड़कों थे उन्होंने उस आदमी का नया नाम जो दिया था वो सुदामा जी दिया था। सुदामा जी नाम इसीलिए रखा था, आपने कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी और सुदामा जी की कहानी को जरूर पढ़ा होगा या फिर जरूर देखा होगा, और मैंने पार्ट के एक्सप्लेनेशन में उसकी स्टोरी को बता दिया था। तो इसका शॉर्टकट में स्टोरी एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सुदामा जी और श्री कृष्ण जी बचपन के मित्र थे और वे जिस ब्राह्मण के पास शिक्षा ग्रहण करने गए थे वहाँ उन्होंने शिक्षा काल तक साथ रहे थे। और जब वे शिक्षा ग्रहण पूर्ण करके अपने अपने घर लौट जाते हैं, जो श्री कृष्ण जी होते हैं वे द्वारकाधीश के राजा बन जाते हैं, और जो सुदामा होता है वो अत्यंत निर्धन परिवार का होता है, और उसके घर में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि सुदामा की पत्नी उसे कहती है कि आप जाइए श्री कृष्ण जी के पास अपने मित्र से कुछ सहायता मांगिए, और वह अरवा चावल भेंट में लेकर पोटली में बांध कर अपने मित्र के पास जाता भी है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता, और जो श्री कृष्ण जी है वो उसको भेंट को ले लेता है और उसके भेंट को खा लेता है, और उसके भेंट खाने के बाद उसका जो घर था, जो झोपड़ी थी, वो महल में बदल जाता है। उसके जो बेटे बेटी थे वे राजकुमार राजकुमारी बन जाती है, उसकी जो पत्नी है वो रानी बन जाती है। और सुदामा जब वापस अपना घर लौटता है तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसका झोपड़ी कहाँ है, वह जो विशाल महल है वो किसका है, और उसे विश्वास नहीं होता है कि यह महल जो है वो उनका ही घर है। तो लेखक के गांव में सुदामा जी का अपना गांव भी इसी तरह से होता है, मतलब जिस तरह से सुदामा जी श्री कृष्ण जी के इस चीज़ को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि किस तरह से उन्होंने उसकी मदद की, उसी तरह से वह व्यक्ति भी इस वीरान भरी भूमि में हरियाली देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और अपनी ज़मीन को देखकर घबरा जाता है। और जब उसे वास्तविकता का पता चलता है तो वह फिर से गाँव में बस जाता है, उस ज़मीन को बेचता नहीं है। वो क्या करता है, वो अपना पूरा परिवार उठाकर उसी गाँव में आकर बस जाता है, और वह उसी 1.5 बीघा ज़मीन में एक साल में 3-3 फसल उगाने लगता है, और लोग इसीलिए उन्हें सुदामा जी कहकर पुकारने लगते हैं। तो इस क्वेश्चन का आउटलाइन आप जरूर समझ गए होंगे। जो मैंने स्टोरी आपको बताया सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है और यही क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। आपको अपने भाषा के अनुसार जो जो याद रहे सिर्फ वही लिख देना है, उसी से आपको एग्जाम में मार्क्स जो है वो बिल्कुल अच्छे से मिल जाएंगे। मैंने आपको कई बार समझाया और यही आपको समझाता रहूँगा कि आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को रटिए नहीं, उसको समझिए, क्योंकि अगर आप समझे हुए रहिएगा तो उसके आंसर में कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा, और रटे हुए रहने पर अगर आपको शुरू के लाइन याद नहीं हो आएंगे तो आप आगे के लाइन भी नहीं लिख पाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसमें 5 क्वेश्चन करवा दिए, सिर्फ 3 क्वेश्चन और हैं। क्लास को लास्ट तक अटेंड कीजिएगा, ये भी क्वेश्चन मैं आपको क्लास में याद करवा दूंगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक अपने दूसरे उपन्यास में दुगने उत्साह से क्यों लग गया, पहले उपन्यास से इसका क्या संबंध है। तो ये पार्ट जो पढ़ा होगा आपने तो ये लाइन पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि लेखक ने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि जब उसने अपना दूसरा उपन्यास लिखना शुरू किया था तो दूसरे उपन्यास में वे दुगने उत्साह से लग गए थे, और पहले उपन्यास से इसका क्या संबंध है वही इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो पहले इसका आंसर देखिए, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ। लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने अपने पहले उपन्यास में कोसी क्षेत्र के लिए एक सुनहरे दिन की कल्पना की थी। उन्होंने कल्पना की थी कि हिमालय की कंदराओं में एक विशाल डैम बनाया जा रहा है, पर्वत तोड़े जा रहे हैं, हजारों लोग इस कार्य में लगे हैं, लाखों एकड़ जमीन जो बंजर है वहाँ की मिट्टी सस्य श्यामला हो उठेगी, जमीन जो है वो फसलों से हरी भरी हो जाएगी, मकई के खेत में बालाएं हंसती हुई नजर आएंगी। लेखक के उपन्यास पर उनका जो मित्र था वो उन पर व्यंग्य करना शुरू कर दिए थे, मतलब उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिए थे। लेकिन लेखक की कल्पना साकार होने लगी। सरकार द्वारा कोसी योजना का आयोजन होने लगा, इंजीनियर कोसी अंचल में घूमने लगे। लेखक ने यह सब देखकर दूने उत्साह से अपना दूसरा उपन्यास परती परी कथा में हाथ लगा दिया। पहले उपन्यास में लेखक ने कल्पना थी कि लोगों का जो खुशहाली भरा दिन है वो लौटेगा, लोगों में खुशी आएगी। दूसरे उपन्यास में लेखक का सपना साकार होता नजर आया। उपन्यास लिखने के दौरान लेखक पहाड़ों की कंदराओं में जाकर देवगणों को तपस्या करते देख आते। बराह क्षेत्र उनका नया तीर्थस्थल बन गया। वहां आदमी चट्टानों से लड़ रहे थे। लेखक बड़े बड़े टनेल में पहाड़ काटने वाले पहाड़ी जवानों से बात करके धन्य हो जाते थे। अरुण, तिमूर और सुनकोशी के संगम में बैठकर पानी मापने वाले सिल्ट की परीक्षा लेने वाले विशेषज्ञ को श्रद्धा एवं भक्ति से वे प्रणाम कर लौट आते थे। हर बार नई आशा की रंगीन किरण लेकर लौट आते। लेखक के नए उपन्यास एक और नई बहस का दौर शुरू हुआ। लेखक का जो उपन्यास था वो पूरा हुआ और फिर प्रकाशित भी हो गया, और उस समय जो कोसी प्रोजेक्ट है वो परीक्षा निरीक्षा के दौर से ही गुजर रहा था। तो लेखक के जो कृपालु मित्र थे, इस बार लेखक के मित्रों ने उसका मजाक ही नहीं बनाया, इस बार उनको एक बहस का विषय भी मिल गया। मतलब लेखक ने पहले, आपको पता है, कोसी एक डायन, मतलब डायन कोसी पर एक लिखा था उपन्यास, और उस उपन्यास में उन्होंने भविष्य में किस तरह से यहाँ के लोगों में खुशहाली आएगी उन्होंने कल्पना के कुछ शब्द लिखे थे।
और उस शब्दों को पढ़कर उनके जो मित्र थे वो उसे चिढ़ाया करते थे, उनके मजाक बनाते थे, उनकी बेइज्जती करते थे। लेकिन जब सरकार के द्वारा ये योजना चलाया गया, कोसी योजना, तो इस योजना का आयोजन को देखते हुए जब उन्हें पता चला कि इंजीनियर कोसी अंचल में घूमने लगे हैं, वहाँ देखने लगे हैं कि किस तरह से डैम बनाकर इस योजना के जरिए यहाँ के लोगों में दोबारा खुशहाली लाई जा सकती है, तो ऐसा जो बात है वो उन्होंने अपने उपन्यास में 20-22 वर्ष पहले ही कल्पना में लिख दिया था कि आगे ऐसा होने वाला है, ऐसा उन्होंने कल्पना किया था। और जब उनकी ये बात सत्य होने लगी तो उन्होंने क्या किया, दुगने उत्साह के साथ उन्होंने अपनी दूसरी उपन्यास परती परी कथा में हाथ लगा दिया। और पहले उपन्यास में लेखक ने कल्पना की थी कि लोगों का जो दिन है वो लौटेगा, लोगों में खुशियां आएंगी। और जब दूसरे उपन्यास में लेखक का सपना साकार होता नजर आया तो जो उस परियोजना में लगे हुए लोग थे वे प्रतिदिन उन लोगों से मिलने जाया करते थे, उन लोगों को प्रणाम करते थे। और इसी तरह से उन्होंने अपना दूसरा उपन्यास भी बिल्कुल अच्छे से लिख दिया था। और जब उनका दूसरा उपन्यास प्रकाशित हो गया था, उनका जो दूसरा उपन्यास है वो कोसी प्रोजेक्ट के पूरा होने से पहले ही प्रकाशित हो गया था। अभी कोसी प्रोजेक्ट जो है वो डेमो वर्क पे ही चल रहा था, वह पूरी तरह से अभी नहीं बना था। तो इसी कारण वहाँ उनके जो मित्र थे, उनके मित्रों को इस बार सिर्फ और सिर्फ मजाक का ही नहीं, बहस का भी विषय मिल गया था कि इसने जो इतना कुछ उपन्यास में लिख दिया है वो सत्य होगा भी या नहीं होगा। इस बात पर वहाँ के जो लोग थे, उनके जो मित्र थे, वे संशय करते थे। लेकिन आगे जाकर उन्होंने जो दूसरे उपन्यास में अपनी बातें लिखी थी वो भी बिल्कुल ही सत्य हुई थी। तो इसीलिए लेखक ने दूसरे उपन्यास में बिल्कुल ही दुगने उत्साह से अपना हाथ लगाया था। और पहले उपन्यास से इनका यही संबंध था, क्योंकि पहले उपन्यास में उन्होंने ये पहले ही कल्पना की थी जो दूसरे उपन्यास में उन्होंने लिखा था। तो ये आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। और उनके जो मित्र थे वो उनकी मजाक उड़ाया करते थे, इसी कारण लास्ट में उनको बहस का भी विषय मिल गया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्हें विश्वास न हो वे स्वयं आकर देख जाएं, प्राणों में घुले हुए रंग धरती पर किस तरह फैल रहे हैं, फैलते ही जा रहे हैं। इस उद्धरण की सप्रसंग व्याख्या करें। मतलब इस पंक्ति के जरिए लेखक ने पाठ में हम लोगों को क्या बताना चाहा है वही पूछा जा रहा है, उसकी सप्रसंग व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसे पंक्तियों में सबसे पहले आपको ये लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित उत्तरी स्वपन परिहरी क्रांति शीर्षक रिपोर्टाज से लिया गया है। इसके लेखक फर्नीश्वर नाथ रेणु जी हैं। पाठ के अंत में, पाठ के मतलब समाप्ति में, कोसी क्षेत्र में आए सुंदर बदलावों के मद्देनजर यह लेखक के प्रसन्न मन का जो सहजा उद्गार है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कोसी क्षेत्र, जो कभी धूसर, वीरान और बंजर क्षेत्र रहा करता था, की खुशहाली पर प्रसन्नता व्यक्त की गई है। कोसी कहाँ जिंदगियां उदास, मतलब कोसी में जहाँ जिंदगियां उदास रहती थी, कब किसकी मौत हो जाए इसका ठिकाना नहीं रहता था, के दिन बदल गए थे। कोसी योजना के फलस्वरूप आई हरी क्रांति ने वहाँ के लोगों के जीवन में खुशहाली जगा दी थी। लेखक पहले जैसा सोचा करते थे और उस आशा भरी सोच के कारण दूसरों की नज़र में वे उपहास के पात्र होते थे। मतलब लोगों की नज़र में उनका मजाक उड़ाया जाता था कि जिस तरह की ये कल्पना करता है ये कभी भी नहीं होने वाला है। इसीलिए उनके जो मित्र थे वे उस पर बहस करते थे और उसकी बातों का व्यंग्य करते थे, उनकी बातों का मजाक उड़ाते थे। अब वहाँ वैसे ही सुंदर स्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी जैसा लेखक ने कल्पना किया था। अतः लेखक ने वैसे लोगों को लक्ष्य कर, जो कभी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे, स्पष्ट कहा है कि जिन्हें कोसी क्षेत्र इन विषमकारी बदलावों पर विश्वास नहीं होता है, वे अपनी आंखों से इसे स्वयं देख लें, तब उन्हें पता चल जाएगा कि मेरे सपने आज सच कैसे साबित हो रहे हैं। वहाँ के जीवन में हरियाली आ गई है, सुख समृद्धि बरस रहा है। प्रस्तुत गद्यांश में हरी क्रांति के फलस्वरूप कोसी क्षेत्र के आबाद जिंदगी को यथार्थ उजागर करती है। मतलब इस पंक्ति के जरिए पंक्ति ये था कि जिन्हें विश्वास न हो, मतलब जिसे अभी भी विश्वास नहीं है कि कोसी में, जो कोसी का अंचल है वह शोक से उल्लास और हर्ष में बदल गया है, यहाँ खुशहाली आ गई है, यहाँ हरियाली आ गई है। जिनको इन बातों पर अभी भी विश्वास न हो वे स्वयं आकर इसे अच्छे तरीके से देखाएं कि किस तरह से धरती पर ये घुले हुए रंग फैल रहे हैं और फैलते ही जा रहे हैं। तो इस प्रकार लेखक इन पंक्तियों के जरिए हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो उन्होंने अपने उपन्यासों में कल्पना की थी और उन बातों को पढ़कर लोग उनका बहस उड़ाया करते थे, मतलब उनकी बातों का व्यंग्य करते थे, उनका मजाक बनाया करते थे। लेकिन वे कहते हैं कि उन्होंने जो जो कल्पना किया था वो सत्य हो रहा था। और वे कहते हैं कि अभी भी जिनको इन चीज़ों पर विश्वास नहीं हो वे वहाँ पर जाकर स्वयं देखाएं कि किस तरह से यह जो बात है वो बिल्कुल ही सच साबित हो रही है और वहाँ के जीवन में किस तरह से हरियाली आ गई है, सुख समृद्धि बरस रही है।
तो प्रस्तुत गद्यांश में हरी क्रांति के फलस्वरूप कोसी क्षेत्र की सिर्फ और सिर्फ आबाद जिंदगी को यथार्थ उजागर करती है। तो इसमें जो मैंने आपको समझाया सिर्फ आपको वही समझ के अच्छे से लिखना है। इसके बाद आपका इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, रेणु के इस रिपोर्टाज की मुख्य विशेषताएं क्या है, अपने शब्दों में लिखें। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा 5 नंबर का पूछा जाता है और ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो लॉन्ग होता है। तो कुछ बच्चे इन क्वेश्चंस का आंसर लॉन्ग देकर मुझे ये कहते हैं कि आप क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाते हैं। तो आपको आंसर को सिर्फ अच्छे से समझना है और जितना बड़ा मैं लाता हूँ अगर आप उतना बड़ा समझ लीजिएगा तो इसका आधा तो एग्जाम में जरूर लिख के आइएगा और आपको जो मार्क्स है वो पूरा मिलेगा। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी ने ये जो उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति रिपोर्टाज लिखा था तो उसकी मुख्य क्या क्या विशेषताएं हैं उसे अपने शब्दों में लिखने के लिए कहा गया है। तो जो आपको इसमें मुख्य चीज़ लगी, जो आपकी विशेषताएं लगी वो सिर्फ आप अपनी भाषा में लिख दीजिए। तो सबसे पहले आप समझिए, उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति शीर्षक रिपोर्टाज में फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक अनुपम रचना है और वह किसी घटना का ज्यों का त्यों वर्णन करना ही रिपोर्टाज कहलाता है। मतलब अगर आप किसी घटना का ज्यों का त्यों वर्णन कर देते हैं, जिस तरह से आपने उस घटना को देखा था उसी तरह से उस घटना को आप लिख देते हैं तो उसे रिपोर्टाज कहा जाता है। इसीलिए उनकी इन रचनाओं को रिपोर्टाज कहा जाता है। रिपोर्टाज एक विदेशी शब्द है जिसे फ्रेंच भाषा से हिंदी में लाया गया है। किसी घटना को अपनी मानसिक छवि में ढालते हुए उसे प्रस्तुत कर देना या मूर्त रूप देना ही रिपोर्टाज की प्रमुख विशेषता है। इस प्रकार रिपोर्ट का कलात्मक और साहित्यिक रूप ही रिपोर्टाज है। अचानक घटित होने वाली घटनाओं के साथ अर्थात यूरोप के युद्ध में इसका जन्म हुआ था। हिंदी में रिपोर्टाज लेखक की शुरुआत जो है वो 1940 के आसपास से हुई थी। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं ये आपको समझना है, इनको आपको याद रखना है। इस रिपोर्टाज की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो है कथात्मक प्रस्तुति, ऐतिहासिक, चित्रात्मकता, विश्वसनीयता और भाव आवेश प्रधान शैली इत्यादि। हिंदी में यूं तो रेणु के पहले भी रिपोर्टाज लिखने वाले मौजूद थे, तथापि इनमें कोई शक नहीं कि शक इस विधा को सर्वाधिक समृद्ध किया। उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति उन्हीं का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सागर अर्भित रिपोर्टाज है। इसमें कोसी क्षेत्र की सुदीर्घ निरस्ता भयावहता के बीच हरी क्रांति के कारण आई तब्दीली और खुशहाली का बड़ा ही सुंदर और वर्णन चित्रण हुआ है। रिपोर्टाज के इस रूप में इस पाठ की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। विवेच्य रिपोर्टाज में कोसी का इतिहास, वर्तमान और भूगोल सब कथात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। लेखक ने वहां से जुड़ी सभी बातों को एक कथा सूत्र से जोड़ दिया है। विवेच्य रिपोर्टाज का जो परिवेश है वो पूर्ण रूपेण ऐतिहासिक है, जिसमें लेखक की हार्दिकता का रंग भी भरा पूरा है। चित्रात्मकता रिपोर्टाज विधा की एक उल्लेखनीय विशेषता है। यह रिपोर्टाज इस गुण से संवलित है। रेणु जी ने कोसी क्षेत्र के जीवन को चित्रात्मक रूप से उपस्थित कर सजीव एवं साकार कर दिया है। पुनः प्रस्तुत रिपोर्टाज में वर्णित चित्रित सारे तथ्य अतिशय विश्वसनीय एवं प्रामाणिक हैं। लेखक ने सिर्फ कपोल कल्पना नहीं वरन वास्तविकता के ठोस धरातल पर वहाँ की जीवनगत हलचल का अंकन किया है। अतः इसको जो विश्वसनीयता है उस पर कोई आंच नहीं आ सकती। तो इस रिपोर्टाज में जो लेखक ने विशेषताएं लिखी है वही विशेषताएं आपको बताई जा रही है। और इस रिपोर्टाज में लेखक की शैली जो है वो बहुधा भाव आवेश प्रधान होती है। कहना नहीं होगा कि इस दृष्टि से यह रिपोर्टाज खरा उतरता है। लेखक का ये जो वस्तु वर्ण में प्राय सर्वत्र भाव आवेश उमड़ पड़ा है। निष्कर्ष उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति निस्संदेह न केवल रेणु का एक उत्तम रिपोर्टाज है बल्कि यह संपूर्ण हिंदी रिपोर्टाज के मध्य विशिष्ट एवं विलक्षण है। मतलब जितने भी रिपोर्टाज अभी तक लिखे गए हैं उन सभी रिपोर्टाज में यह अपना एक अलग ही स्थान रखती है, उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति। इस क्रांति की ये जो आपने पढ़ा इसका मैं आपको शॉर्टकट में अर्थ समझाता हूँ कि फणीश्वर नाथ रेणु की रिपोर्टाज की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है और जिस चीज़ का ज्यों का त्यों वर्णन करना ही रिपोर्टाज कहलाता है। उन्होंने बताया था कि रिपोर्टाज एक विदेशी भाषा का शब्द है, इसे फ्रेंच से हिंदी में लाया गया था और इस शब्द का जो सबसे पहले यूज हुआ था, मतलब इस शब्द का जो जन्म हुआ था वो यूरोप के युद्ध में हुआ था। अचानक घटित होने वाली घटनाओं के साथ जब उसका वर्णन किया जा रहा था तो यूरोप के युद्ध के क्षेत्र में इसका जन्म हुआ था और लेखक ने 1940 के आसपास इसकी प्रमुख विशेषताएं बताई थी। कथात्मक प्रस्तुति, ऐतिहासिक, चित्रात्मकता, विश्वसनीयता, भावावेश प्रधान आदि।
वे कहते हैं कि यूँ तो हिंदी में रेणु जी मतलब फणीश्वर नाथ रेणु के पहले भी बहुत सारे रिपोर्टाज लिखने वाले मौजूद थे। मतलब फणीश्वर नाथ रेणु के पहले भी बहुत सारे लोग रिपोर्टाज हिंदी में लिखा करते थे, लेकिन इन सभी के बीच में इस विधा को मतलब इन्होंने जो विधा लिखा था उत्तरी स्वपन परिहरी क्रांति, यह एक सर्वाधिक समृद्ध हुआ था। मतलब सबसे अधिक इसको समृद्धि मिली थी, इन्हें सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई थी। यह अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सागर अर्पित रिपोर्टाज है। इसमें कोसी क्षेत्र की सुदीर्घ निरस्ता भयावता के बीच हरी क्रांति के कारण आई तब्दीली और खुशहाली का वर्णन है। मतलब जैसे आपने पढ़ा कि इस पाठ में इस पूरे रिपोर्टाज में कोसी नदी के बारे में बताया गया कि किस तरह से 20-22 साल पहले कोसी नदी में इस तरह से भयानक बाढ़ आता था कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहकर पुकारा जाता था, और लेखक ने कोसी नदी पर एक डायन कोसी नामक रिपोर्टाज भी लिखा था। उनका कहना था कि कोसी नदी में जब बाढ़ आती थी तो वह इस तरह से आती थी कि जिस तरह से वह नदी गुजरती थी वहाँ की जो ज़मीन है वो बंजर भूमि में बदल जाती थी। सोना उपजाने वाली जो भूमि होती थी वह बांझ हो जाती थी, उसमें किसी तरह का कोई फसल नहीं होता था और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बालू नज़र आता था। लेकिन जब कोसी परियोजना आई तो उस कोसी परियोजना के आने से वहाँ की जो ज़मीन है वो बिल्कुल ही हरी भरी हो गई। जब वहाँ डैम बनाया गया तो वहाँ कृषि भी संभव हो पाया। तो उन्होंने इस पाठ में इसकी यही मुख्य विशेषताएं बताई है, वहाँ की खुशहाली का सुंदर चित्रण वर्णन किया है और विशेषताएं बताते हुए कहा है, कोसी का इतिहास बताया है, कोसी का वर्तमान रूप बताया है और भूगोल, ये सब के सब चीज़ उन्होंने कथात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। ये जो रिपोर्टाज है ये एक तरह से ऐतिहासिक रिपोर्टाज है और इसमें लेखक की हार्दिकता का रंग भी भरा पूरा है। चित्रात्मकता रिपोर्टाज जो है वो विधा की उल्लेखनीय विशेषता है और यह जो रिपोर्टाज है इस गुण से बिल्कुल ही उपस्थित है। इसमें वे चित्रात्मक रूप से उपस्थित एवं सजीव, मतलब ऐसी तरह से इन्होंने इस रिपोर्टाज की रचना की है कि इसमें देखने वाले जितने भी पात्र हैं वे हम लोगों को बिल्कुल सजीव दिखाई देते हैं। पुनः वे कहते हैं कि इस रिपोर्टाज में सिर्फ और सिर्फ विश्वसनीय और प्रामाणिक है। लेखक ने सिर्फ कपोल कल्पना ही नहीं बल्कि वास्तविकता के ठोस धरातल पर वहाँ का जो भी हलचल था उसका बिल्कुल ही अच्छे से अंकन किया है, बिल्कुल अच्छे से वर्णन किया है अपने इस रिपोर्टाज में। यह जो लेखक का रिपोर्टाज था वह बहुधा भाव आवेश प्रधान होती है और कहना न होगा कि इस दृष्टि से यह जो रिपोर्टाज है वो खरा उतरता है। लेखक का जो वस्तु वर्णन है वो प्राय सर्वत्र भाव आवेश उमड़ पड़ा है। इसका निष्कर्ष सिर्फ यही निकाला जा सकता है कि उत्तरी स्वपन परिहरी क्रांति निस्संदेह न केवल रेणु का ही एक उत्तम रिपोर्टाज है, मतलब ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखित एक उत्तम रिपोर्टाज नहीं है, यह हिंदी रिपोर्टाज के मध्य एक विशिष्ट एवं विलक्षण रिपोर्टाज है। तो इस तरह से आपने उनके रिपोर्टाज की मुख्य विशेषताएं पढ़ी और इसमें जो आपको रिपोर्टाज की विशेषताएं पता होगी वही आपको एग्जाम में लिखना है। आपको जो इस क्वेश्चन का मार्क्स है वो बिल्कुल पूरा मिलेगा और ऐसे क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी भाषा के अनुसार लिखने होते हैं, याद करके लिखने होते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको इस क्लास में पाठ्य पुस्तक के 8 प्रश्नों का बिल्कुल अच्छे से आंसर करवा दिया है और मैं आशा करता हूँ कि 8 प्रश्न उत्तर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए होंगे और याद हो गए होंगे। और अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आप 101% आप अपनी भाषा के अनुसार इन प्रश्नों का उत्तर कुछ ना कुछ जरूर लिख के आइएगा। अगर आपने इस क्लास को लास्ट तक अटेंड किया तो आपको ये क्लास कैसी लगी वो आप कमेंट करके बताइए और अगर आपको इसमें कुछ भी कमी लगी तो आप वो भी आप कमेंट कीजिएगा, उसको मैं सुधारने का कोशिश करूँगा। थोड़ा सा वीडियो जो है वो लॉन्ग हो जाता है, वो इसीलिए हो जाता है क्योंकि मैं एक बात को 2-3 बार कहकर समझाता हूँ और 2-3 बार कहकर समझाने से वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग हो जाता है। इसलिए आप वीडियो की ड्यूरेशन को ज़्यादा माइंड में नहीं लीजिएगा। आपको यह क्लास कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है और मुझे और अधिक वीडियोज़ बनाने की प्रेरणा मिलती है। क्लास 11th का मैंने आप 8 चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। क्लास 11th की हिंदी को मैं पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूं और अगर आपको इस हिंदी दिगंत भाग के क्लास 11th के हिंदी के किसी भी चैप्टर के किसी भी वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक क्लास 11th हिंदी दिगंत के पूरे प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। और इस हिंदी को समाप्त करने के बाद आप जिस सब्जेक्ट को कहिएगा वो भी आपको पढ़ाया जाएगा, वो सब्जेक्ट भी आपको निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। इसका सभी का जो PDF वो बिल्कुल आपको मुफ्त में मिल जाता है, आपको पता है। तो अगर आप इसके PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन 12th सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं।
तो लास्ट में सिर्फ मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि इस क्लास को आप अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस प्लेलिस्ट को अपने क्लासमेट्स के भी शेयर कीजिए और इस कोर्स के बारे में अपने दोस्तों को बताइए, जिससे क्लास 11 के और स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें और मैं आपके लिए जल्दी से हिंदी समाप्त करके किसी अन्य सब्जेक्ट को स्टार्ट कर सकूँ। तो अब आपको नेक्स्ट चैप्टर का व्याख्या पढ़ाएंगे, मतलब 8 चैप्टर आपका बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे, आपका जो दिन है वो मंगलमय हो। अब आप सभी से मिलते हैं 9वें पाठ एक दीक्षांत भाषण की व्याख्या में। आपका जो 9वां पाठ है उसका नाम है एक दीक्षांत भाषण, और अब आपसे उसी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में मिलते हैं।